न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर मुतनाज़ा 26वां आईनी तरमीमी बिल जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवा लिया। रात के अंधेरे में मंजूर करवाए जाने वाली आईनी तरमीम के लिए इन दोनों बड़ी जमातों ने जो है सियासी जोड़ तोड़ के सारे करतब जो थे उन्हें इस्तेमाल करने पड़े। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगे कि जनाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर अरकान को पैसों के लालच से लेकर धौंस धमकी सबसे काम चलाया गया और हुकूमत किसी न किसी तरह इस तरह अपना हदफ जो है हासिल करने में कामयाब हो गई। लेकिन मुबारक सलामत के शोर में चंद बुनियादी सवाल बदस्तूर उसी तरह फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी से पहले थे। सवाल नंबर 1, क्या इन तरमीम के बाद पाकिस्तान में जारी व सारी महाज़राई में कमी आएगी और मुल्क जो है सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा? इस सवाल के जवाब जो है नफ़ी में मिलता है, क्योंकि न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर इन असम्बलियों और इनमें की जो गई कानून साजी है उसको मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वकला का एक बहुत बड़ा धड़ा भी है इन तरमीम को आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया पर जो है तो उसके तस्वुर के खिलाफ समझता है। दूसरा सवाल ये कि जनाब क्या इन तरमीम के बाद आम आदमी के लिए इंसाफ का असूल जो है वो सस्ता और आसान बन जाएगा और पाकिस्तानी अदलिया की जो आलमी रैंकिंग में है इजाफा होगा? इस हवाले से हुकूमत को बहुत तशवीश है। इसका जवाब भी नफ़ी में है, क्योंकि तरमीम का मकसद निचली अदालतों में इस्लाहात नहीं बल्कि आला अदलिया के मामलात में हुकूमत और पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाना है, जो आज़ादी और खुद मुख्तार अदलिया के जो है उसके तस्वुर के मुनाफी तस्वुर किया जाता है। आला अदलिया के मामलात से पार्लियामेंट और हुकूमत दोनों को जो है असूली तौर पर दूर रहना चाहिए, लेकिन ये तरमीम इस तस्वुर के बरक्स हैं। आम तासुर यही बनता जा रहा है कि जी ये तरमीम जो है पाकिस्तान में तज़ादात को मज़ीद तेज़ करेंगी और हुकूमत और उसके मुखालफों के दरमियान फासलों को और बढ़ाएंगी। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे वकला की, हम नहीं मानेंगे अगर किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया। जी हाँ, दुनिया कानून की बहुत सी मोतबर आवाज़ों का ये कहना है कि जी इन तरमीम ने आइन का हुलिया जो है बिगाड़ दिया है। सीनियर वकला का कहना है कि जिनकी तहरीक जो है पहले से चल रही है और अब इसका रुख जो है हालिया आइनी तरमीम के खिलाफ होगा, यानी कि मुल्क में सियासी बेचैनी और महाज़राई का सिलसिला न सिर्फ इसी तरह जो है जारी सारी रहेगा बल्कि इसमें इजाफे होने का जो है कभी इम्कान है। लेकिन जनाब इस तमाम खेल में मौलाना फजल रहमान साहब जो कदावर सियासतदान बनकर उभरे हैं, जिनके गुण जो है एक तरफ हमें हुकूमत गाती हुई नज़र आती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मौलाना के नुक्ता नज़र से इनकी एक बड़ी कामयाबी जो है 2028 तक मुल्क से सूद के खात्मे की शक्का जो है आइन में शामिल करवाना है। इनकी दूसरी बड़ी कामयाबी हुकूमत को आइनी अदालत के क़याम के फैसले से पीछे हटने पर मजबूर करना है। अब जबकि काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट में सिर्फ 3 रोज़ बाकी हैं, देखना ये कि आइनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसे होता है, क्या बर वक्त होता है और क्या ये इंतखाब जो है पाकिस्तान की सियासत में ठहराव लाता है या महाज़राई का एक नया जो है राउंड का आगाज़ साबित होता है। हम बात करते हैं अपने पहले मेहमान से, जनाब मोहतरम इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर। इत्तेज़ाज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 26वीं आइनी तरमीम क्या आपका नुक्ता नज़र है, किस तरह से देख रहे हैं? देखें, एक तो ये मैं बताऊं कि जिस तरह इसका पहला ड्राफ्ट आया था और वो तो खौफनाक था, और ये जो गवर्नमेंट हमारी के नेगोशिएटर्स भी थे जी, उनसे भी मख्फी रखा गया था, MNA से भी मख्फी रखा गया था, और लॉ मिनिस्टर ने भी कहा मेरे पास नहीं है, अताउल्लाह तारा ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा मेरे पास नहीं, और उस दिन पार्लियामेंट बुलाई गई जा चुकी थी ये चंद रोज़ पहले कि आज पास करना है, तो उस पर बहुत तशवीश थी। फिर जब वो आखिरी दिन वो मीडिया पे आ गया, प्रेस में पूरा उसका टेक्स्ट आ गया जो उन्होंने प्रपोज करना था, तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी कि उसमें कि जो अस्करी कवानीन और इक़दामात हैं उनको कोई एक स्पेशल इम्यूनिटी सी दी जा रही थी कि अगर आपको गिरफ़्तार कोई करता है और गिरफ़्तार करता है ऑन ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जी या मेंटेनेंस ऑफ पीस, तो फिर कोई अदालत उसको, वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा, फ्रीडम इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, और जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा स्वाबदीदी तौर पे। इस तरह की ये उसमें बातें थी जिससे मुझे तो बड़ा
परेशान किया कि हम तशवीश थी। किस तरफ जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो तशवीश अब जो सेट हुआ है वो बेहतर है, बेहतर तरामीम है, स्टेप फॉरवर्ड है, डाइल्यूट हो गई ये सारी चीजें हुकूमत के जो इट इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड इन सम रिस्पेक्ट। वन रिस्पेक्ट इज कि हमारा वकला का दीनीना मुतालबा था जी कि कोई सिर्फ चीफ जस्टिस के पास ये स्वाबदीद ना हो कि वो जिसको बुलाना चाहे 184(3) में नोटिस देना, सुओ मोटो नोटिस, वो खुद ही कर ले, अखबार में पढ़े कोई खबर और बुला ले, तलब कर ले। लोकल ऑफिसर्स को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, आईजी को भी, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त होता रहा। अच्छा, और जो साकिब निसार ने कर दिखाया कि आप बाज़ार में चलते जा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं तुमने कपड़े कैसे पहने हुए, किसी को कुछ तो ये इसके खिलाफ हम ये चाहते थे कि एक कोलिजियम बैठे जो फैसला करे। इसमें 184 शिक 3 का इख्तियार इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत भी है कि नहीं। अब 2 बोतलें शराब निकल आई एक खातून के बैगेज में, तो सुओ मोटो उस कराची में हो रहा है वाक़या, और सुओ मोटो इस्लामाबाद में। जी मशहूर फनकारा आपने याद दिला दिया, अतीका ओडो के ऊपर ये हुआ था। जी 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 जी। अच्छा, हाँ, लोगों की सब सिंपथीज आज तक ओडो के साथ है। जी जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि इन तरामीम के बाद, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीज़ें स्टेप फॉरवर्ड हो गई हैं, लेकिन एक तशवीश अब भी बाकी है कि क्या मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट्स होंगी, 2 चीफ जस्टिस होंगे, इनके दायरे कार के ऊपर कोई तनाज़ा हो सकता है। मिस्र में 3 सुप्रीम कोर्ट्स हैं, मंसूर शाह जो है इसका इशारा भी दिया जस्टिस मंसूर ने, क्या समझते हैं आप? 2 सुप्रीम कोर्ट्स तो नहीं होंगी, पर एक ही सुप्रीम कोर्ट जो 5 मेंबर्स की सुप्रीम कोर्ट है होगी, वो सुपर सुप्रीम कोर्ट सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले करेगी, वो तो किसी केस से निकल ही नहीं सकती, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वक्त में बिलखसूस और बाद में चंद केसेस में भी 17 मेंबर्स के जजेस के बेंच बैठे हैं। एनआरओ का जो फैसला है वो 17 मेंबर्स का है। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला, जिसके तहत परवेज़ मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के एक्शन, वो इमरजेंसी जो इसने लगाई थी, उसको सारा डिक्लेयर किया गया था इलीगल। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस केस में, और बहुत से जज जिन्होंने हलफ लिया हुआ था पीसीओ के तहत, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के तहत, जो 3 नवंबर को 2007 को मुशर्रफ ने नाफिज किया था, और जजेस को भी गिरफ्तार कर लिया था, हमें भी गिरफ्तार कर लिया था। वो बहुत से जजेस जो फारिग थे, उन्होंने पिटीशन की कि हमें तो फारिग नहीं कर सकता था ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को 2008 को उनको फारिग कर दिया। उसके बाद मुशर्रफ ने कुछ इंडक्ट किए कि मैंने पीसीओ हटा दिया 15 दिसंबर को, और कहा कि अब अगर आप आके हलफ देते हैं जजेस, तो आप पीसीओ जजेस नहीं होंगे। मुझे ये तो हुआ, ये जो हुआ एजाज साहब, बिल्कुल आपने उसमें बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया था। उसके बाद जो एक तहरीक चली थी वकला की, लेकिन एक 90 की दहाई को अगर आप याद करें तो उसमें जो एक तस्वुर है ना कि जनाब अदलिया जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, असर नफूस से आज़ाद होनी चाहिए। तो 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकाबला होता था किसके जजेस लगें, अपना बंदा लगाने की एक सियासत होती थी। आपके ख्याल में इससे अब जो तरामीम हुई उससे उस चीज़ का रास्ता दोबारा नहीं खुल गया कि जजेस को खुशनुदी की ज़रूरत होगी कि जी फलां पॉलिटिकल पार्टी में बैक करेगी तो हमारा कैरियर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और ये जो एक तस्वुर है कि जी अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान फासले एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, कोई किरदार नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव्स का,
अदलिया को, जजेस को चूज़ करने के अंदर, उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर, उनके काम में मुदाखलत के लिए? जी आमिर साहब, बात ये है कि ये जो मामला है, इसकी हमारी बड़ी तल्ख तारीख है। ये जो सीनियरिटी पे आपने चीफ जस्टिस को बना देना है, सिर्फ सीनियरिटी पे, इस पे भी हमारी बड़ी तल्ख तारीख है। और तल्ख इस तरह है कि अब आप रिसेंटली 7-8 जजेस को देख लें, उनमें कम से कम 3 ऐसे थे, कम से कम, जिनके बारे में आप उठा के कह सकते हैं कि दे शुड नॉट इवन हैव बीन इन दिस हाई कोर्ट। टेम्परामेंट उनका ऐसा था, लड़ते थे, डांटते थे, बात मेरी मानो, इरेसिबल, इम्पेशेंट। ये और एक साहब तो निकल जाते थे और सड़कों पे और बाज़ारों में और फिर रहे थे। ये वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत तो आए थे। एक साहब चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने अपने बेटे का केस अपने सामने लगा लिया। वो तो शोर पड़ा बाररूम में, 3 पेशियां उन्होंने ली कि भाई ये आप अपने बेटे का केस किस तरह, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आईनी बेंच की तश्कील और आईनी अदालत की तश्कील, कोई फ़र्क है इन चीज़ों में? क्या इतना वो है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने कंसीड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर आ गई है? गवर्नमेंट ने इसमें कंसीड तो किया है, पर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक चलना था ना मामला, उसमें और ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस आपने एक ऐसे साहब को लगा दिया जो मंसूर अली शाह नहीं है। हिज नेम मस्ट नॉट बी मंसूर अली शाह। अब अगर वो मंसूर अली शाह नहीं है और आपने अगर सारा किया, अगर और भी ये 3-3 साल उम्र भी बढ़ाने की इन्होंने, ये प्रपोजल था पहले बिल में, जजों की ट्रांसफ़र करने का भी प्रपोजल था पहले बिल में। ये तो वुकला ने थोड़ा सा धड़क के जी। और अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि जी वुकला, मैं सुन रहा हूँ बहुत से सीनियर वुकला को, वो तो बड़ा अभी भी इतराज़ कर रहे हैं। कोई खदशा है कि कोई दोबारा वुकला जो है कोई तहरीक चला सके? क्या इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, या आप समझते हैं कि इसके बाद अब चीज़ें सेटल इन होंगी और कुछ इस्तेकाम आएगा बजाय इसके कि महाजराई में इजाफा हो? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? नहीं जी, ये जिस वक्त तक ये गवर्नमेंट इस कदर जानिबदार और गजबनाक अंदाज में जानिबदार रही, उस वक्त तक तो ये कोई मामला नहीं हल होगा। ये गवर्नमेंट जब तक सेनेटर्स एक पार्टी के और MNA आज कल में उठाती रहेगी, उनको अभी भी छुपाया हुआ है, उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके बच्चों बीवी बच्चियों को धमकियां दे रहे हैं। कता नजर वो कौन है, वो कौन सी जमात के हैं, वो ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता। इस किस्म की वायलेंस, लोगों को उठा के ले जाना, ये यहाँ से मतलब है बलोच हमारा बेचारा रो रो के इस पे चिल्लाता रहा है। यहाँ आई है बात, ये शुरू हुई है, तो अब लोगों को समझ आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो बहुत खराबी होगी। द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज इट्स पॉलिसी। द गवर्नमेंट हैज़ टू चेंज। गवर्नमेंट हमारी एक कैदी से डरती रहती है, डरी हुई है, खौफजदा है। हुकूमत को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, सहमी हुई है वो एक कैदी से। बहुत बहुत शुक्रिया इत्तेहाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि जिस तरह का साहब ने फरमाया है कि जी स्टेप फॉरवर्ड तो है, आईनी तरमीम जो है, जो हुकूमत का ओरिजिनल प्लान था उसके मुकाबले में डाइल्यूट तो हो गई हैं, लेकिन जो तरीक़े वारदात या तरीक़ेकार हुकूमत ने अपनाया 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए, वो बड़ा मुतनाज़ा है। और जिस तरह का इल्ज़ामात लगें कि जी कहीं जबर का इस्तेमाल है, कहीं पे रिश्वत का इस्तेमाल है, तो वो ना पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना निज़ाम के लिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील साहब, अकील मलिक साहब, हुकूमत की एक बड़ी तवाना आवाज़ हैं। उनसे पूछेंगे कि हुकूमत के क्या इरादे हैं और उसके बाद वो क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आते हुए देख रहे हैं या नहीं।
तो जनाब हुकूमती कैंप में मुबारक सलामत का शोर जारी है, लेकिन यह सवाल बदस्तूर मौजूद है कि क्या इन तरमीम के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा। हम पूछते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब से, मारूफ कानूनदा भी हैं। बहुत मुबारक हो अकील साहब, बड़ी मेहनत की आपने, मुझे पता है, यानी कि अनसंग हीरोज़ में आपको शुमार होता है। तो पार्टी वार्टी कर रहे हैं नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और पूरी कौम को मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम। बिल्कुल इट वाज अ टीम वर्क अमंगस्ट आवर एलाइज और गवर्नमेंट का भी, और बिल्कुल अनसंग हीरोज में अगर आप गिनना चाहें तो गिने जरूर, लेकिन बैक एंड के बिहाइंड द कर्टन ऑफ कोर्स वन हैज टू वर्क। और मेरी एक्सपर्टीज भी थी, मिली के रिफॉर्म्स कमेटी का मेंबर भी था। इस तमाम चीज में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन मैंने तो आपको संग हीरोज में शामिल कर दिया है, अब आप माशाल्लाह संग हीरोज में बिल्कुल है ना। अच्छा, मुझे सवाल रह गया था। सवाल ये है कि चले मुबारक हो कि तरमीम मंजूर हो गई, लेकिन हम देख रहे हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से बड़ी तनकीद जारी है और उनका इल्ज़ाम ये कि जनाब तरमीम का मकसद जो है आला अदलिया को कंट्रोल करना है। तो इस तासुर को अकील साहब कैसे ज़ाहिर करेंगे आप लोग? देखिए आमिर साहब, ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, आप बखूबी उनको अगर कंपैरेटिव एनालिसिस भी ड्रॉ करते हैं, अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, भारत में देख लें, दीगर जगहों पे देख लें, तो कहीं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ऑफ द जजेस, फॉर द जजेस, बाय द जजेस नहीं होती। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स उसमें पार्लिमानी कमेटीज का सेटअप में एक पार्लियामेंट का एक रोल होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब एक ग्रेटर रोल और एक सुप्रीमेसी जो है वो पार्लियामान को दी गई है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क और सेपरेशन ऑफ पावर के पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। इससे पहले अगर आप देखें पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में भी तो इसी तरह गवर्नर जनरल किया करते थे, फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान किया करते थे। यहाँ पे तो इन सो मच सो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी अपॉइंटमेंट्स की हैं, और उसके बाद फिर पार्लिमानी कमेटी और गवर्नर साहब के ये बाकी तमाम सी चीजें थी। हम पे तो बंदूक रख के जो 19वीं तरमीम करवाई गई थी पहले पार्लियामान से, जो उस टाइम का पार्लियामेंट था, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सी इट फ्रॉम दैट एंगल एंड पर्सपेक्टिव एज वेल, कि हमने अपना जो इफेक्टिव और मीनिंगफुल और एक पर्पसफुल जो कंसल्टेशन है या इनपुट है उस तमाम तर मामले पे, जिस तरह दुनिया की बाकी अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, वो कहते हैं कि लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, कि ये जो एक सवाल है ना कि आपने कहा कि जी पार्लियामेंट बालादस्त है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये भी आइन कहते हैं कि जनाब सेपरेशन ऑफ पावर हो, सेपरेशन ऑफ अदलिया के दरमियान और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, है ना। तो यहाँ पर जब पार्लियामेंट के लोग जो है उसमें इंटरफेयर करने लगेंगे, हुकूमत के लोग इंटरफेयर करने लगेंगे, तो वो तासुर जिसको आप कह रहे हैं कि ज़ाइल होना चाहिए, मुस्तहकम नहीं होगा। आखिर क्या वजह है कि भाई अदलिया इतने बरस से काम कर रही थी, सीनियरिटी पे फैसला हो रहा था 25-26 साल से, 99 से गालिबन, तो क्यों एकदम ज़रूरत पड़ी आप लोगों को कि इतना मुतनाज़ा तरीके से जो है आइन की जो आइनी तरमीम कराई जाए? जी देखिए आमिर साहब, मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि जब हमें जो है कोर्स करके, ड्यूरेस के थ्रू या थ्रेट करके उस टाइम 19वीं तरमीम करवाई गई, और ये सारा अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर जो है अपने हाथों में जुडिशरी ने खुद ले लिया, वो 17 लोग कोई आइन और कानून से बालातर नहीं है। हमने वीव जस्ट रीगेन्ड आवर स्पेस एंड वीव रीगेन्ड आवर राइटफुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो हमारी इनपुट होना, हमारा मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होना उसमें जरूरी था, जिस तरह दुनिया के सारे ममालिक में होता है। और वो फरमाइशी एक पिटीशन जरूर आई थी अल जहाद ट्रस्ट केस की, और वो उस तरह जब आई और उसका फैसला जिस तरह किया, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यही सुप्रीम कोर्ट अगर अपने मातहत हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, अपने दिए हुए फैसले का इतलाक नहीं करता, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स हैं या दीगर हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने हमें जो है इस पार्लियामान में भेजा है, और इसलिए भेजा है कि हम अवाम की नुमाइंदगी कर सकें। और जो आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा
कि जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर पार्लियामान का रोल नहीं होगा या पार्लियामान की 90s का डेकेड आप तो नौजवान पावर्स में सिर्फ ये है कि हम उनके काम में मदाखलत ना करें जो उनको डिफेयर है, जिस तरह वो हमारे काम में मदाखलत उनको नहीं करनी चाहिए और वो करते हैं। अकील साहब, 90 की दहाई के बारे में कहा जाता है कि मुकाबला होता था हर पॉलिटिकल पार्टी में कि जी हमारा जज लग जाए। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि जी हमारा जज हो, नून लीग चाहती थी कि अपना बंदा हो। तो ये चीज़ जो है मतलब अदलिया को कहाँ लेके चली जाएगी? और ये मतलब है कि जब उसमें इतनी सियासत ज़्यादा कर देंगे, हमारी पुलिस फोर्स तबाह हो गई इस चक्कर में, हमारे अब तो हत्या के वीसी के ऊपर वीसी लगाने के ऊपर तालीमी इदारों में इसी पे झगड़ा होता है, अदलिया में भी वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। जी आमिर साहब देखें, क्वाइट राइटली पॉइंटेड आउट, और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये खदशा आपने बिल्कुल सही जाहिर किया है, लेकिन इस खदशे को जाहिर जो किया गया है वो तमाम तर एक पार्लियामान में जितनी भी पार्लियामानी पार्टियां हैं, एक जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जो चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, उसमें ऑपोजिशन की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, और हत्ता कि वो जमात जिसकी एक सीट है उसकी नुमाइंदगी भी इस पार्लियामानी कमेटी में होगी। ये नहीं है कि पार्लियामानी कमेटी को जो है बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि अपनी मर्जी के जो है कोई जज लगा दिए जाएं, ऐसा कतन नहीं है। इवन के सो मच सो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की अपना जो पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने पार्टी रजिस्टर करवाई है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पार्लियामानी कमेटी होनी चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जिसमें तमाम तर सियासी जमातों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। तो ये तो उनका डेफिनेटली एक अपना जो है मैनिफेस्टो था और अपने मैनिफेस्टो से वो पीछे हट नहीं सकते, जिस पे अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई। ये वही पार्लियामानी कमेटी होगी जिसमें तमाम तर पार्टियों की रिप्रेजेंटेशन होगी और इसकी रीजनिंग दी जाएगी बाकायदा। ये अपनी मर्जी के जज वाली बात नहीं है। 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन तीनों सीनियर मोस्ट जजेस को कंसिडर करने के लिए एक तो उनकी सीनियरिटी है, उसके साथ उनका फिटनेस है, उसके साथ लीगल एक्यूमेन, लीगल विजडम, उनके क्रेडेंशियल्स और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड एंड अदरवाइज, और अगर वो चीफ जस्टिस किसी सूबे की अदालत में रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है तमाम तर सारी चीजों में, तो ये रीजनिंग को डिस्क्राइब करना होगा, इन राइटिंग रिड्यूस करना होगा हमें लिखने के लिए कि हम किसकी कंसिडर कर रहे हैं और किसको कंसिडर नहीं कर रहे, और किसको कंसिडर किया है और किसको अगर नहीं किया तो उसकी रीजनिंग सामने होगी। नहीं, बिल्कुल, आप उम्मीद है कि शिफाफ तरीके से हो, लेकिन बात कह रहे हैं, मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ ताकि आप वजाहत कर सकें कि जो इतराज़ करें नक़ाद हैं वो कह रहे हैं कि जिन अमलन जो है 2 सुप्रीम कोर्ट्स हो जाएंगी और एक दूसरे के 2 चीफ जस्टिस होंगे और दायरे कार के ऊपर गालिबन कन्फ्यूजन हो। आप जैसे जस्टिस मंसूर ने सवाल आज अदालत में उठाया भी है। देखिए, कंफ्यूजन का कोई जो है मतन नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन इन इट। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिवीजन है उसके ऊपर वो उनका सरबराह होगा। उसमें कोई आपस में किसी एक को दूसरे पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, उनका अपना अपना काम है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ने बनाने हैं वो उनका काम है, और उससे आगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे, वो केसेस का कोई डिस्पोजल होगा, जो पेंडेंसी है उसको भी क्लियर किया जाएगा। और ये नहीं है कि कोई 2 जज साहिबान की आपस में कोई लड़ाई करवाई जा रही है या उनको दे आर बीइंग पुट अगेंस्ट ईच अदर, कोई ऐसी कतन बात नहीं है। अपना अपना काम है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट के अफेयर्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही देखेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के अफेयर्स हैं या दीगर जो चीजें हैं, फॉर्मेशन ऑफ द बेंचेस एंड सो फोर्थ, वो तमाम तर चीजें जो उनका हेड होगा। देखना ये कि इस पे अमल दरामद कैसे होता है। मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। बाज़ लोग ये कहते हैं जनाब अजीब जमहूरियत है हमारी कि हिज़्ब इख्तिलाफ को न जलसे जुलूस की इजाज़त होती है, बार बार आप वो कहते हैं दफ़ा 144 का इस्तेमाल करते हैं, बेदरेख तरीके से कर रहे हैं। क्या हो गया पाकिस्तान में जलसा जुलूस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया? इमरान खान के ऊपर जो है कहते हैं ना मुलाकात पे पाबंदी है, जेल में लगा दी गई, क्यों एक बिला वजह की तनाज़े क्यों खड़ी करी हुकूमत आपकी? देखिए, कतन नहीं आमिर साहब, मैं ये आपको बिल्कुल बात कह दूं कि जब मुल्क में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा होता है या कोई ऐसी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, मिसाल के तौर पे एससीओ का आपने देखा, सऊदी विजिट देखा, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट देखा, चाइनीज प्रीमियर आए, अब उसी टाइम पे ही क्यों हमें एहतजाज करना है? हमने एज पाकिस्तानी भी सोचना है कि हमने अपने मुल्क के बारे में भी उसको आगे लेके जाना है, और उसमें अब दे दें तारीख कल की एहतजाज की, इजाजत के लिए उसके लवाजमात पूरे कर दें, जो इस्लामाबाद की हदूद तक जो कानून है, ये दीगर
जो जहां पे ये जलसा जुलूस करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एहतजाज इनका आईनी हक है, एहतजाज से कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन इजाजत के लिए प्री रेक्विजिट्स हैं, दरखास्त देना होती है और वो तमाम तर कंडीशंस पूरी करना होती हैं इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू लॉ, जो उन्होंने पूरी करनी है, जो वो कभी पूरी नहीं करते। और यही बात बहुत बहुत शुक्रिया। एहतजाज जो है वो बेवक्त एहतजाज करना चाहते हैं, अभी करें तो कोई नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर साहब, योर पॉइंट नोटेड, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अजीन आईनी तरमीम हो गई हैं, उनके मुमकिन असरात क्या होंगे, इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ एक बहुत अहम नाम अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद होंगे, सरबराह पिल्डेट। उनसे पूछेंगे कि इसका क्या पोलिटिकल इम्पैक्ट वो देख रहे हैं। जनाब, आईनी तरमीम का जो ऊँट है वो हुकूमत के हक़ में बैठ गया, लेकिन ये सवाल बदस्तूर है कि क्या इसके बाद जो है पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम आएगा या नहीं आएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। अहमद बिलाल महबूब साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, सरबराह हैं पिल्डेट के, और उनसे मैं यही सवाल करूँगा। अहमद साहब, ये बताइएगा कि तरमीम के बाद क्या आप देखते हैं कि सियासी माज़ाराई में कमी आएगी या उसी तरह से जारी और सारी रहेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका बड़ा इंसार ये है कि अगर PTI और उनके हामी वकला को एक बड़ी तहरीक उठाने में कामयाब हो जाएं तो ये अदम इस्तेहकाम की तरफ जाने का रास्ता है। लेकिन अदरवाइज मुझे ये लगता है कि जो इसके जरिए से एक मैसेज क्रिएट हुआ है, उसके बाद मेरे ख्याल में एक एजिटेशन प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, और बैरून मुल्क भी ये मैसेज जाएगा कि ये हुकूमत अभी कायम है। तो उससे इस्तेहकाम का, मुझे लगता है इस्तेहकाम का इम्कान ज्यादा है अदम इस्तेहकाम के मुकाबले में। अच्छा, जो दिलचस्प बात है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जिस चीज़ के खमीर में टेढ़ापन आ जाए उसके बाद फिर मतलब है उसको उस पर कोई अच्छी इमारत तामीर करना मुश्किल होता है। तो आपकी राय बिल्कुल वो है, अहम है कि जी गालिबन इस्तेहकाम आ जाए, लेकिन साथ साथ ये भी खदशा है बहुत सारे जहनों में कि जो सियासी पोजीशंस हैं बहुत ज़्यादा हार्डेंड हो जाएंगी इसके बाद। और मतलब है कि तंग आमद ब जंग आमद वाली बात है कि जब आपको लगता है कि जी कानून बदल जाता है, आइन बदल जाता है, तो फिर क्या रास्ता रह जाएगा सिवाय इसके कि तहरीक चलाएं? देखिए, हमारे मुल्क में तो ऐसी ऐसी टेढ़ी ईंटें लगी हैं, जैसे आप 8वीं आईनी तरमीम थी ज़ियाउल हक के ज़माने में, फिर उसके बाद 17वीं आईनी तरमीम थी परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो 58(2)B के तहत असम्बली ही बर्खास्त कर दे, वजीर आजम को चलता करे। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, उन चीज़ों को रिवर्स किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से उनसे बुरी तरमीम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सियासी जमातें हैं और JUI जैसी जमात जो अपोजिशन का हिस्सा है वो भी शामिल है। हत्ता कि इसके अंदर PTI भी, उसका भी इत्तफाक राय शामिल था। ये तो उन्होंने फिर अपने बानी की हमदर्दी में नहीं किया, इसके साथ हम इसको वोटिंग नहीं की, लेकिन एक वक्त तो बहुत करीब आ गए थे। फजलुर रहमान साहब और इकट्ठे मिलके कह रहे थे कि हम मुत्तफिक हैं। तो मेरे ख्याल में ये इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। चंद बातें हैं जो गलत है जाइए थी। इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमिश्नर साहब को उन्होंने कहा कि वो तो जब तक दूसरा इलेक्शन कमिश्नर नहीं आएगा वो अब पे काम करते रहेंगे। ये एक लिहाज से उनको एक्सटेंशन देने का ही प्लान है ना, तो वो तो उनकी मर्जी है, जब चाहे उसकी रिप्लेसमेंट लगाए ना लगाए। पहले तो वो उनकी रीअपॉइंटमेंट भी कर रहे थे, लेकिन वो भी फिर रिवर्स हुई मेरे ख्याल में इस इम्प्रूवमेंट के बाद। लेकिन उनकी एक्सटेंशन का इम्कान अभी भी बाकी है। और देखिए, एक अहम इम्प्रूवमेंट यह है कि उसके अंदर जो सर्विस चीफ्स के बारे में, जो उनके एक्सटेंशन रूल्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने की बात थी पहले वाले ड्राफ्ट में, वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है चीजें सब्सटेंशियली चेंज हुई हैं। अगरचे मैं नहीं कहता कि ये परफेक्ट, अभी भी इसके अंदर खामियां होंगी। नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, लेकिन हुकूमत को भी बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। अच्छा, इसी तनाजुर में जैसे आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक डिस्प्यूटेड एक वो तरीके से उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस का अब जो तैनाती होगी, जो कमेटी को, पार्लिमानी कमेटी को एक नाम पिक करके देना होगा, ये लोग 3 दिन के मुख्तसर अरसे में कर पाएंगे? ये जो जिस किस्म की इस वक्त आपस में एक अदम एतमाद भी है, क्या लग रहा है आपको? जी, मेरे ख्याल में कर लेंगे, इसलिए कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके अंदर, और वो 2/3 मेरे ख्याल में
हुकूमत के हामी लोग मिल मिला के कर लेंगे, 2/3 मेजोरिटी से इत्तेफाक कर लेंगे। और मेरे ख्याल में इस पे कोई बहुत ज्यादा उनके पास चॉइस नहीं है। ऐसा है ना कि उनके पास 2-3 चॉइसेस होती तो फिर वो आपस में इख्तलाफ होता। इस वक्त तो चॉइस ही उनके पास एक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मसला होगा। क्या क्या आपके नजदीक क्या चॉइस है जो एक चॉइस की आप बात कर रहे हैं, आपका क्या अंदाजा है? देखिए उनके नुक्ता नजर से मैं देखूं तो ना पहला और ना दूसरा दोनों काबिल कबूल नहीं होंगे, सिर्फ नंबर 3 काबिल कबूल होगा। तो मेरे ख्याल में चॉइस बड़ी क्लियर है उनके सामने। दुरुस्त, बिल्कुल नंबर 3। अच्छा, लेकिन जिस तरह से ये तरमीम कराई गई, आपका बड़ा काम है जमहूरियत के ऊपर, किस तरह जमहूरी इदारे बनने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो जो सियासी जोड़ तोड़ हुई, मुबैना जिस किस्म के इल्ज़ामात लगे कि जी जबर इस्तेमाल हुआ, कहीं पे लालच मुबैना तौर पे इस्तेमाल किया गया, आपके ख्याल में जमहूरियत मुस्तहकम हुई है इन चीज़ों से? हमें खुश होना चाहिए कि जी बड़े अच्छी तरीके से हो गई, साफ सुथरे तरीके से? नहीं, मेरे ख्याल में को बहुत ही आइडियल तरीके से तो नहीं हुई, बहुत अच्छे तरीके से भी नहीं हुई। पहले तो इसको बिल्कुल ही एक रात के अंदर रश करने का प्रोग्राम था। उसके बाद कम से कम 1 महीना जो मिला, इसके अंदर बहुत बादला ख्यालात हुआ, पार्टियां आपस में एक दूसरे से मिली और चीजें बहुत रिफॉर्म हुई। यानी ये पहले वाला पैकेज और इस पैकेज को देखें तो वो 53 पॉइंट्स का जो पैकेज था वो तो बहुत जालिम पैकेज था, और अब ये 22 अब बढ़ के 26 पॉइंट्स का पैकेज हुआ है। तो ये काफी इम्प्रूव्ड है। मैं समझता हूँ तबादला ख्याल भी हुआ, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट की चीजें हो सकती थी। अगर वो पहले करते तो अच्छे तरीके से कर सकते थे। अब तो उनके पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम देना है अगले 48 घंटे के अंदर। तो इसलिए अब ये जल्दी इसलिए हुई है कि टाइम ही कोई नहीं उनके पास। 25 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, उससे पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ पे लोग बड़ा बहस कर रहे हैं, बहुत सारे वकीला भी ये कहते हैं और बहुत सारे जो सियासतदान भी वो कहते हैं जी एक तस्वुर है कि जी आला अदलिया को जो है सियासी मुदाखलत से बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, दूर होना चाहिए, और किसी भी किस्म का हुकूमत का उसके मामलात में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट को भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, डाइल्यूट नहीं हो गई है। अदालत है बतौर एक इंस्टीट्यूशन, अलग से उसको काम नहीं करना चाहिए। वरना फिर जो 90 की दहाई में होता था कि अपनी पसंद के जजेस लगाने पीपल्स पार्टी ने या नून लीग ने, या फिर जजेस पे ये दबाव होता था कि हम किसी एक सियासी जमात की कम अज़ कम मंजूर नज़र रहें ताकि हमारा कैरियर बन सके। ये बहुत प्योरिटन सा तस्वर है, लेकिन अच्छा तस्वर है। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन फिर कुछ अदलिया ने भी कुछ ऐसे फैसले किए जिसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर एक रिएक्शन डेवलप हुआ। और ये काफी अरसे से हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। ये चौधरी साहब के, इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट से भी पहले की बात है। अब देखिए ना, केस तो हम बहुत कोर्ट करते हैं। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब आए, उसके बाद 63A का वाकया हुआ, 2 प्राइम मिनिस्टरों को घर जाना पड़ा। तो ये एक थिंकिंग डेवलप हुई पॉलिटिशियंस के अंदर, और ये 18वीं तरमीम में आई कि जजों की तकर्री में उनका भी कोई रोल होना चाहिए। उस वक्त तो खैर इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसको पल्वराइज कर दिया। ये जो बात है अहमद बिलाल साहब, जो बहुत अहम कि जो हम जैसे लोग सवाल करते हैं कि माजी करीब में तो कोई ऐसा फैसला फ़र्ज़ करें कि अगर अदालत कह रही है कि जी इलेक्शन कराएं और आइन के तहत कराएं और हुकूमत तैयार नहीं है, और आप इस बात पर अदालत को दें कि हस्बे मंशा फैसला नहीं आया, या फिर अगर जो भी अदालत की हुक्म है उसकी हुक्म अदूली हो रही हो और अदालत इंसिस्ट कर रही हो, तो अभी माजी करीब में तो लग रहा है कि इसी तरह की चीज़ें हुई हैं कि जिसके ऊपर जो है बरहम है हुकूमत, और उनको एक बड़ी प्लाइंट किस्म की अदलिया चाहिए कि जो हुक्म करे उनकी, कहते हैं ना, आबरू के इशारे के ऊपर काम कर रही हो। ये बात सही है। हुकूमतों की तो ख्वाहिश यही होती है कि वो कोई ऐसी अदलिया हो जो उनकी हर चीज उनकी मान ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि अब भी नहीं होगा। ये जो नंबर 3 की हमने बात की है, वो बहुत इंडिपेंडेंट जज हैं। मेरा नहीं ख्याल जिस तरह से वज़राए आज़म गलतियां करते रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पिक करने में कि वो शायद उनकी बात मानता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं हुआ माजी में, और इस दफा भी नहीं होगा। ये अगर किसी की तवक्को है तो मेरे ख्याल में गलत तवक्को है। और फिर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आएंगे वो भी तो जज होंगे, वो क्या इनके घर से आ जाएंगे? तो उनको भी अगर ये पिक करेंगे तो वो भी अपनी इंडिपेंडेंस को एक पॉइंट पे आके जरूर असर्ट करेंगे। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया का इदारा बहैसियत इदारे के कोई बहुत कंप्रोमाइज होगा। अच्छा, आज मेरा आखिरी सवाल इस सेगमेंट का
कि आज ही मैं देख रहा था कि चीफ जस्टिस, वो जो हमारे जस्टिस, मैंने चीफ जस्टिस कह दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक समाअत के दौरान कहा कि सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि जनाब मुकदमा आम बेंच सुनेगी या आइनी बेंच सुनेगी। क्या आप समझते हैं कि इस आइनी तरमीम के ज़रिए जो है अदलिया मज़ीद तकसीम हो जाएगी? हर वक्त एक टसल रहेगी जी, किसका क्या दायरे कार है? ये दुरुस्त है, ये इब्तदा में ऐसे होगा, लेकिन जब रूल्स इसके बुनियाद पे बन जाएंगे और चीज़ों ये वाजे होती चली जाएंगी तो फिर ये कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। लेकिन जस्टिस साहब ने सही फरमाया है कि शुरू में, अब उन्होंने तो आज तो पहला दिन था तो इसलिए उन्होंने अपनी समाअत को भी 3 हफ्ते मुलतवी कर दिया कि हम भी पढ़ लें, कुछ हमें भी क्लैरिटी हो जाए। तो ये दुरुस्त है, शुरू में हर नए कानून के साथ तो ये मसला होता है, लेकिन मेरे ख्याल में सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन इसी में इम्तिहान है। देखिए अब जो इन्होंने 2 इदारे बना दिए ना, ये कोर्ट इन ए कोर्ट है। ये जो बेंच है ये एक्चुअली है तो नाम इसका बेंच, लेकिन ये बेंच सुप्रीम कोर्ट नहीं बना रही, ये तो बेंच बना रहा है जुडिशियल कमीशन। तो ये एक बड़ी इंडिपेंडेंट सी एक एंटिटी हो जाएगी विद इन द कोर्ट। तो ये दोनों आपस में कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे, इसके लिए बड़ी मैच्योरिटी चाहिए, और हमने माजी में देखा है कि ऐसे होता नहीं है। तो ये बड़ी खराबी का बायस भी बन सकती है बात। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। सवाल यही है कि ये जो आइनी तरमीम हुई हैं उनके हवाले से खदशात ज़्यादा हैं और उम्मीदें कम हैं, और यकीनन ये एक बड़ा, जैसे कि उन्होंने अहम बात उठाई अहमद बिलाल साहब ने, कि हमेशा इस बात का खदशा रहेगा क्योंकि हमारी जैसी जमहूरियतें जो कि मुस्तहकम नहीं हैं, फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ हैं, उसमें जो है बजाय इसके कि चीज़ें सहल हों वो मज़ीद पेचीदा हो जाएँ। और ज़ाहिर है कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिएगा, लेकिन हुकूमत ने जो करना था वो कर गुजरी, और अब इसके असरात, इसका जो फॉल आउट है पाकिस्तान को भुगतना है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।